गर्भधारण काल में आजकल ये परंपरा है कि चित्र हम लगाएं, केवल चित्र ही न लगाएं, उस प्रकार का लिटरेचर पढ़ें। आपका मानसिक जो स्तर होगा गर्भकाल में, वही स्तर आप बच्चे को दे रहे हैं। क्योंकि शुक्र सोड़ संयोग के साथ में जो आत्मिक भाव जाते हैं, पैतृक भाव और मातृ भाव जाते हैं, वो भाव जो है संतति के अंदर संस्कारों की उत्पत्ति कराते हैं। तो गर्भाधान एक संस्कार है। 16 संस्कार जो बताए गए हैं उसमें एक संस्कार है। उस संस्कार के हिसाब से जब हम काम करें, आज आवश्यकता उसी की है। मैं बार बार कहता हूं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारा पुत्र अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, उसका इतना पैकेज है। महत्वपूर्ण यह है कि आपके बच्चे के अंदर संस्कार कितने अच्छे हैं, आपके कष्ट में किस तरह से वो प्रभावित होता है, आपकी चिंता करने के लिए कितना आतुर है, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। इसलिए आज जरूरत है कि हम आगे आने वाली संतति को गर्भाधान संस्कार के माध्यम से संस्कारित करें। इन्हीं शब्दों के साथ इसको यहीं क्लोज करते हैं। आगे हम आपका नेक्स्ट व्याख्यान है, उसमें सूक्ष्म रूप से आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा, नेक्स्ट व्याख्यान लगाएं। भारतीय जो परंपरा है, ये ज्ञान हमारा पूर्ण परिमार्जित था, लेकिन आज उन्होंने बच्चों ने जो प्रश्न किया कि आज हमारा ये लोकप्रिय क्यों नहीं है, लोग इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, विज्ञान सम्मत क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्या इसकी जरूरत है, तो शोध के संदर्भ में क्या आवश्यकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। इसको आप फुल स्लाइड शो कर सकते हैं। साइड में ऊपर लिखा हुआ है, स्क्रीन में फुल स्लाइड हुआ, देखो व्यू, ये इसमें स्लाइड शो लिखा हुआ है। स्लाइड शो पे जाएं। यस, अब आपको पूरा दिखेगा। तो ये जो फंडामेंटल रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन आयुर्वेदिक रिसर्च, आयुर्वेदिक रिसर्च में हमारी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, इसका हम कैसे प्रयोग करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये जो है कार्य कारण भावस्य द्रव्याणाम गुणकर्मणो हो परिस्थापनम सम्यक अनुसारणम उच्यते। अन्वेषणम, पर्यवेक्षणम, गवेषणम अथापि च शोध इत्यादि पर्याय ये लोके समभिधीयते। ये आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी हमारे गुरुदेव काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हमारे डीन थे, प्रोफेसर थे। इन्होंने इस पे पुस्तक लिखी है जिसमें इन्होंने चर्चा किया है कि शोध है क्या। अनुसंधान इज द स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द द्रव्य गुण एंड कर्म। आफ्टर सेवरल ऑब्जर्वेशंस and thorough variable examinations, arrival to final conclusion is called as अनुसंधान। इसके बारे में चर्चा किया कि ये अनुसंधान है क्या। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। रिसर्च इज एन इंटेलिजेंट, नेक्स्ट बैक करें, intelligent, scientific, systemic and unbiased process of approach for establishment of a particular concept और hypothesis। मॉडर्न मानता है अनबायस्ड, ऐसा नहीं कि आप शोध करने गए तो अपने सुपरवाइजर को खुश करने के लिए आपने सब पॉजिटिव रिजल्ट दे दिया। इक्वली इंपॉर्टेंट, इस शास्त्रकार ने लिखा है, उसकी बात का खंडन करना भी शोध है यदि आपको मिल रहा है। हमने कहा कि ये औषधि लिवर के रोगियों के लिए लाभकारी है और वो प्रूव करके कहते हैं कि साहब लिवर के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं है। तब हमको ये खोजना पड़ता है कि जिस औषधि को हमने प्रयोग किया उसके अंदर त्रुटियां क्या थी, क्या उस वातावरण से नहीं लिया गया, जिस हैबिटेट से उसको लेना। अभी हमारे बच्चों ने कुछ कहा कि हमें मंत्र को प्रयोग करके ग्रह नक्षत्रों की दिशा देख करके औषधि का सेवन करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। हम औषधि का आमंत्रण करते हैं क्या हम कल आपको प्रयोग करना चाहते हैं। मंत्र पढ़ने के बाद में उस औषधि को हम लेते हैं, तब हम प्रयोग करते हैं। एक हमारे पेशेंट थे, सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर इन इलाहाबाद। ही वाज हैविंग सम कार्डियक प्रॉब्लम, उन्हें हार्ट की समस्या थी कोई। हमने उनको कहा कि अर्जुन क्षीरपाक का प्रयोग करिए। तो अर्जुन कहां से लेंगे, हमने कहा अर्जुन के पेड़ तमाम मिल जाएंगे, उसकी छाल को छाया में सुखाइए, चूर्ण बना करके उसका प्रयोग करिए। ही वाज वेरी एनालिटिक। उस आदमी ने अर्जुन का चूर्ण बनाया और उसको लैब में जांच कराया। बोला अरे बाप रे बाप, इसके अंदर तो लेड है। हमसे कहा कि डॉक्टर तोमर आप जो चूर्ण बात कर रहे थे इसके अंदर तो लेड है, जो तो नुकसान करेगा। हमने कहा आपने कहां से लिया था इसको। बोला सीएमओ ऑफिस के सामने पेड़ खड़ा हुआ है। जो पेड़
सीएमओ ऑफिस के सामने खड़ा हुआ है, जहां से हजारों गाड़ियां निकलती हैं। तो ऑटोमोबाइल पोल्यूशन में लेड मिलेगा। औषधि को कहां से कलेक्ट करना चाहिए? नेचुरल हैबिटेट। हमने कहा अर्जुन मैं मंगाता हूं कालीजर के जंगल से, चित्रकूट के पास। उस नेचुरल हैबिटेट में जो आपका बनेगा अर्जुन, उसके अंदर कोई दुष्प्रभाव आपको नहीं मिलेंगे, इस तरह का कोई फल देखने को नहीं मिलेगा। तो प्रश्न यह है कि औषधि कहां से कलेक्ट किया जाए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। किस ऋतु में किया जाए, तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसलिए अनवाइल्ड नॉलेज कि हमको बताना है कि औषधि लाभकारी है कि नहीं है, ये हमें बात करना। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। आयुर्वेद में हमारे यहाँ साफ शब्दों में लिखा है, न च सर्वे व्याधय भवन्ति उपाय साध्या, न च सर्वे उपाय साध्यानाम व्याधिनाम अनुपाय न सिद्धिरस्ति परीक्षा कारणों कुशला भवन्ति। ऑल दी डिसीजेज आर नॉट क्यूरेबल। सभी रोग साध्य नहीं होते। इवन दी क्यूरेबल डिसऑर्डर्स कैन नॉट बी क्योर्ड विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड अप्रोच। इवन जो साध्य रोग है वो भी बिना प्रॉपर तरीके से उनका अनुसंधान, उन पर जो है परीक्षण, और उसके बाद हम जब तक औषधि सेवन नहीं करेंगे कराएंगे तब तक रोगी ठीक नहीं होगा। तो परीक्षा कारणों कुशला भवन्ति। परीक्षण करना अनुसंधान का एक विषय है जो आयुर्वेद में प्रारंभ से ही दिया गया है। परीक्षा कारणों कुशला भवन्ति। इसलिए हम लोग those alone are wise who act after investigation, obtain knowledge by reasoning, experimentation, comparison and judgment। इन चारों माध्यम से हम सिद्ध करते हैं कि ये चीज सही है, तब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नीड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद। क्यों जरूरत है? आयुर्वेद हम कहते हैं हमारा साध्य ज्ञान है, टाइम टेस्टेड साइंस है। जरूरत क्या है इसकी? इसकी जरूरत इसलिए है कि हमको वर्तमान परिदृश्य में बढ़ती हुई लोकप्रियता के चलते संपूर्ण भूमंडल में उन मान्य पैरामीटर्स माने मापदंडों पर इसको प्रमाणित करना है जो कि सर्वग्राह्य और सर्व स्वीकार्य है। इसलिए हम करते हैं टू रिव्यू एंड रिवाइटलाइज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द आयुर्वेदिक लिटरेचर, टू एक्सप्लोर एंड पॉपुलराइज हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऑफ आयुर्वेद। हमें यह भी बताना है कि संहिता में वैदिक काल से लेकर के अब तक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कौन सी चीजें हमारी कहां प्रकट हुई। टू डेवलप एविडेंस बेस्ड सपोर्ट फॉर द एफिकेसी ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। हमको एविडेंस जेनरेट करना है कि अश्वगंधा का प्रयोग मैंने किसी पेशेंट को किया तो इसको एपिलेप्सी थी और इतने पेशेंट्स में हमने प्रयोग किया, इसको लाभ हुआ। तो ये हमें एविडेंस जनरेट करना है। जरूरी नहीं है कि अश्वगंधा के बारे में एपिलेप्सी में कहीं उल्लेख आया हो। उसी प्रकार से टू जनरेट डाटाबेस ऑफ सेफ्टी, स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। सेफ्टी प्रोफाइल भी बनाना है। जैसे हमने अभी आपको कहा उसमें लेड मिला तो नुकसान पहुंचाया, तो हमको औषधि का प्रयोग करने के पहले हम सेफ्टी प्रोफाइल स्टडी कराते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, हमारे यहाँ आयुर्वेद का एक सेक्शन बनाया है फार्मेको विजिलेंस। जो औषधियां मार्केट में मिलती है उनका हम जांच कराते हैं कि अगर कहीं कोई त्रुटि मिलती है, किसी को साइड इफेक्ट पैदा हो रहा है, तो हम जांच करते हैं कि औषधि की गुणवत्ता में कहाँ कमी थी। ये आज के परिदृश्य में आयुर्वेद को वैश्विक परिदृश्य में पहुंचाने के लिए इसके बारे में प्रयोग किए जा रहे हैं। टू कन्विंस द ग्लोबल कम्युनिटी रिगार्डिंग एफिकेसी ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स इन देयर ओन पैरामीटर्स, टू स्टैंडर्डाइज आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। ये सारी चीजों को हम लोग काम कर रहे हैं, रिसर्च इस पर हम काम करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। किस तरह की रिसर्च हो सकती है? लिटरेरी रिसर्च। बहुत से बच्चे हमारे संस्थान के ही, एक बच्ची भी एक आयुर्वेद में काम कर रही है अग्र प्रकरण के ऊपर, स्वाति करके किसी बच्ची का नाम है, उसका मैं एग्जामिनर भी हूं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उस अग्र प्रकरण में। तो लिटरेरी रिसर्च, क्योंकि रिसर्च एक टीम वर्क होता है, एक व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता। क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल का मतलब होता है रोग विशेष के हिसाब से औषधि की चिकित्सा के बारे में बात करना। फंडामेंटल रिसर्च और ड्रग रिसर्च, ये सारी हमारी हो रही है। इन सब पे हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार काम हो रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। मैंने आपको बताया एविडेंस वर्सेस प्रमाण, इस पर बहुत मेरा डिस्कशन हुआ आरोग्य भारती के मंच से तमाम वैज्ञानिकों के बीच में। मैंने कहा आपका ज्ञान अधूरा है,
हमारे यहाँ कहा गया है कि आयुर्वेद का श्लोक है, प्रत्यक्ष में अल्पम अप्रत्यक्ष में अनल्पम। प्रत्यक्ष जो है अल्प है, अल्प ज्ञान है, और उस अल्प ज्ञान को ही आपने पैरामीटर बना के रखा हुआ है। आप अपने आंख से अपनी आंख के काजल को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। प्रत्यक्ष जो दोषपूर्ण होता है, लेकिन जब वो प्रमाण की बात करते हैं तो हमारे पास आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, ये 4 प्रमाण हैं। इन प्रमाणों पर साधित जो ज्ञान है वो त्रिकाल सिद्ध होता है। आत्मेन्द्रिय मनोर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते। आत्मा, इंद्रिय, मन का अर्थ के साथ में जब प्रयोग संबंध होता है तो प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम चानुमीयते। प्रत्यक्ष पूर्वक जो ज्ञान अनुमान लगाते हैं, यत्र धुआं तत्र तत्र बन्नी, जहां जहां धुआं है वहां आग जरूर होगी। मैथुनम गर्भ दर्शनात्, गर्भ दर्शन करने के बाद मैथुन का अनुमान लगाना, ये सारी चीजें अनुमान प्रमाण गम्य है। लेकिन चरक जैसा मनीषी इससे भी ऊपर उठ करके आगे कहता है कि नहीं साहब, ये पूर्ण नहीं है, चिकित्सा के लिए एक प्रमाण की जरूरत और है, वो होता है युक्ति प्रमाण। बुद्धि पश्यति या भावान बहु कारण योग जान, युक्ति प्रकारा सा गया त्रिविधम साधते गया। क्या अनुमान दिया? हर द्रवणम बिना प्रमेय से ही पूर्व रूप ही यो मूत्र ये तम न बदेत प्रमेय रक्त से पित्त से ही संभकोपा। यदि कोई रोगी पीत वर्ण का मूत्र त्याग कर रहा है तो हमारे दिमाग में आएगा साहब, तो पीत वर्ण का मूत्र तो हरिद्र में भी होता है और रक्तपित्त में भी होता है, अधोग रक्तपित्त में। तो हम किसको किसको क्या माने? तो आचार्य कहते हैं हरिद्र वर्णम रुद्रम च मूत्रम बिना प्रमेय से, यदि प्रमेय के पूर्व रूपों के बिना पीत वर्ण का या रक्त वर्ण का मूत्र आ रहा है तो आप उसको अधोग रक्तपित्त मानिए। और यदि जो है प्रमेय के पूर्व रूपों के साथ मूत्र की प्रवृत्ति रक्त वर्ण की या पीत वर्ण की हो रही है तो उसको आप पित्त प्रमेय मानिए। प्रमेय के बाद 20 वेद बताए गए हैं। कफज पित्त, पित्त जो प्रमेय है उसके 6 वेद हैं, क्षार में, काल में, नील में, मांजिष्ठ में, रक्त में। तो कैसे बताएं? आस्या सुखम, उसमें कहा है दंतादी नाम मलाजपम कागरूपम पाणिपादेयो दाह चिक्कणता देहे त्रिद स्वादास्यम जाए थे। मूत्रे में धावंती पिपीलिकाश्च, मूत्र में चीटियां लग रही हैं, दांतों मुंह में बल की अधिकता है, हाथ पैरों में जलन हो रही है, अधिक प्यास लग रही है, मुंह का स्वाद मीठा हो रहा है, और इसके साथ में अगर आपको पीले रंग का या रक्त वर्ण का मूत्र जा रहा है तो आप रक्त प्रमेय या पीत प्रमेय के रोगी हैं, न कि अधोग रक्त पित्त के। ये प्रमाण कौन सा है? बुद्धि पश्चात्या भावान बहुजान युक्ति प्रकारा सागे यात्रा साधती है। ये युक्ति प्रमाण है जो कि ऐसे अनुमान गण्य भाव में जहां पर अनुमान से ज्ञान की पूर्ण की प्राप्ति नहीं हो रही है, वहां पर हम जो है युक्ति प्रमाण का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार का ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। इसीलिए आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन और रेमडेसिविर की बात गलत हो गई कि ये प्रभावी नहीं है। गिलोएबाज इम्यूनोमोड्यूलेटर, इट इज इम्यूनोमोड्यूलेटर एंड इट विल बी इम्यूनोमोड्यूलेटर बिकॉज हमारा ज्ञान त्रिकाल सिद्ध है। भूत में भी वही था, वर्तमान में भी यही है, भविष्य में भी यही रहेगा। इसलिए ये पूर्ण ज्ञान है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में, ग्लोबल लैंग्वेज में अगर हमको उनको कन्विंस करना है तो उनके पैरामीटर को उठा के हम प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए इस पे हमारा काम चल रहा है। ये शोध की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्लीज। इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च, वही चीजें मैंने बताया। अपडेटिंग द नॉलेज ऑफ द प्रेजेंट पर्सपेक्टिव्स, प्रोवाइडिंग एफिकेसी ऑफ आवर ड्रग्स ऑन करंट साइंटिफिक पैरामीटर्स, सेफ्टी स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए भी हमारी रिसर्च की जरूरत है। आज हम औषधियां जो बनाते हैं उसमें इसमें जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, ये सारे हमारे इसके अंग हैं। इसको हम लोग नियमित रूप से प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत आवश्यक है। तो ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज।
फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च, कहाँ काम करना है, हमको त्रिदोष को स्थापित करना है। मित्रों, बड़ी प्रसन्नता है, लोग कहते थे कि टेस्ट ट्यूब को आप उसमें लाइए, टेस्ट ट्यूब में लाइए तीनों दोषों को। हाउ इज इट पॉसिबल? जब हम बात की बात करते हैं, हमने आपको कहा कि नास्त रोग बिना दोष ही यस्मात् तस्मात् विचक्षण ही अनुक्तम दोषाणाम लिंग निर्व्याज में उपचरित। दोष धातु मल मूलम शरीरम, और दोष के बिना कोई रोग नहीं हो सकता। हम कैसे दोष को टेस्ट ट्यूब में लेके आए? जब हम बात की बात करते हैं तो क्या है, वाह गति गंधन यो हो, गति साथ में होने के कारण इसको हम बात कहते हैं। गुण क्या है? उत्साह, श्वास, निश्वास, चेष्टा, धातु गति समा, समो मोक्षो गतिपताम वायु कर्माधिकार्यम। यही नहीं, आचार्य चरक कहते हैं वायु तंत्र यंत्र धरा प्राणोदान समानात्मा प्रवृत्त चेष्टा नामोच्चावता नाम नियंत्रा प्रणेता तमनस सर्वेन्द्रिया नाम उद्योजका सर्व शरीर धातु कर संधान कर शरीर देवता बैरबला नाम सूरान सोसाम वेत्ता कर्ता गर्वा कृति नाम आयुषो अनवरत प्रत्यय भूतो बहुत पिता। ये इतना महत्वपूर्ण है कि देयर इज नॉट ए सिंगल एक्शन ऑफ द बॉडी दैट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बात दोष। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस बात के बारे में हमको जानना है। तो आप टेस्ट ट्यूब में कैसे लाएंगे? ये कैसा है? अव्यक्तो व्यक्त कर्माच है, इट इज इनविजिबल व्यक्त कर्माच है। यू कैन रियलाइज इट ओनली बाय इट्स फंक्शंस। अभी हमने प्लग को ऑफ कर दिया, लाइट बंद हो गई, और प्लग को ऑन किया, लाइट आ गई। लाइट कहीं गई थी क्या? आपने देखा है लाइट कैसी होती है? एनाटॉमिकल नो एग्जिस्टेंस इज देयर। फिजियोलॉजिकली इसके आपने गर्म किया, प्रेस गर्म हो गई, बंद किया, प्रेस ठंडी हो गई। कैसी होती है लाइट? कैसी है? इलेक्ट्रिसिटी का स्वरूप क्या है? आप नहीं बता सकते। सिमिलरली बात को अव्यक्त व्यक्त कर्माच है, इसको आप केवल इसके फंक्शन से जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कंपन है, बात बढ़ गया है तो क्या होता है? हाथों में लगातार कंपन हो रहा है, एक्टिविटीज बढ़ जा रही हैं। और पैरालिसिस का जो रोगी होता है उसमें क्या हो जाता है? वातक्षय, शरीर का अंग जो है मूवमेंट नहीं कर पाता। तो व्यक्त कर्माच है, हम कैसे पहचानेंगे? तो हमें वर्क करना है कि व्हाट आर दोज पैरामीटर्स, यूजिंग देम यू कैन वेरी वेल डायग्नोस द एग्रावेशन और डिमिन्यूशन ऑफ ए पार्टिकुलर दोष। ये हमको देखना है। उसी प्रकार से पित्त की बात करते हैं, तब संतापे धातु से पित्त की निष्पत्ति होती है। दर्शनम पक्तिरुष्मा चतुर्स्रा देवार्गम प्रभा प्रसादो वेदा पित्त कर्माधिकारजम। पित्त को हम टेस्ट ट्यूब में किस तरह का होता है? पित्त इज नॉट बाइल, जिसको हम ट्रांसलेट कर देते हैं। पित्त वो है जो कि हमारी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, अग्नि को सामर्थ करता है। अग्नि का द्रवत्व फॉर्म में पित्त हमारा रूप है। किस किस लेवल पर होता है? चित्राग्निगत पित्त है, शरीर के अन्य धातुओं में पित्त है, ऐसे धातुअग्नियों में पित्त है, वो पित्त की हम बात करते हैं। ऐसे कफ की बात करते हैं, कफ हमारा क्या है? तो इन पर रिसर्च होना है, कौन से मार्कर्स हैं। हमारे विद्वानों ने काम किया, उनने कहा कि बात के गुण जो है एसिटाइल कोलिन से मिलते हैं, पित्त के गुण जो है कैटेकोलामीन्स, एडिनलिन, नॉर एडिनलिन से मिलते हैं, कफ के गुण हिस्टामिन से मिलते हैं। एक सिमिली है, एक सामान्य उदाहरण है। ग्रॉस रूप में जब आप देखेंगे तो इसको बहुत बड़ी चीज है, बात बहुत बड़ी चीज पित्त है, कफ है। इसको समग्र रूप में लोगों के सामने लाना है, जिस पर हमारे शोध हो रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ पंच महाभूत हम ट्रांसलेट कर देते हैं, पृथ्वी को हम अर्थ कर देते हैं, आकाश को हम ईथर कर देते हैं। पांच भौतिक जो कॉन्सेप्ट हमारा है, पांच भौतिकम सर्वद्रव्यम पांच भौतिकम अस्मिन् अर्थे, पांच भौतिक स्वरूप है। ये गिलास भी पांच भौतिक है, लेकिन ये व्यपदेश भूयसा कि सिद्धांत के हिसाब से इसमें पार्थिव गुण अधिक है, इसलिए इसको पार्थिव मान रहे हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि महाभौतिक स्तर पर, माइक्रो लेवल पर हम कैसे डिसाइड करें कि ये कौन सा महाभूत है और कैसे ये काम करता है। इसी प्रकार से हमारे धातुओं के बारे में हमारे यहाँ सप्त धातुएं बताई गई। रसा शुक्र मांस मेद मध्य शुक्र धातुआ, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। ये धातुएं
ट्रांसलेट नहीं कर सकते हम फिजियोलॉजिकली, इनको कैसे हम बताएंगे? इसके ऊपर हमारे शोध हो रहे हैं, बड़े विस्तृत शोध चल रहे हैं। अंत में जो वर्क होता है वो होता है ओज। सभी धातुओं का हमारा सारभूत अंश ओज है, और ये भी दो तरह का होता है, पर ओज और अपर ओज। पर ओज अष्टबिंदु होता है जिसका स्थान हृदय है, और अपर ओज अर्धांजलि होता है जिसका शरीर सब शरीर होता है। अब उस ओज को हमने कहा कि ये इम्यूनिटी के लिए जो जिम्मेवार है। ओज क्या है क्लासिकली, अब किसको ओज कहेंगे, इसके बारे में शोध चल रहे हैं, किन पैरामीटर्स पर हम इसको प्रूव करेंगे। अग्नि मल सबके ऊपर काम चल रहा है। अग्नि को हम क्या माने, जठराग्नि को हम क्या माने? मैं सभागार में एक प्राण संस्थान के, ये संस्थान जो है जीवित है वो इस अवस्था में उन्नत है, ऐसे महर्षि को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे निदेशक महोदय प्रोफेसर त्रिपाठी जी आ गए हैं, हमें बल मिल गया है, हमारी बैटरी रिचार्ज हो गई है। आप चिंता नहीं करिए, हम चलते रहेंगे। तो ये जो आपको मैंने बताया कि अग्नि के बारे में जब हम बात करते हैं, तो अग्नि का जो गुण मैंने आपको बताया कि शांते अग्नौ म्रियते युक्ते चिरम जीवंत नामयः रोगी शाल विकृतम मूलम तस्मात् अग्नि नृत्यते। वह अग्नि क्या है? हमारे यहाँ बताई गई है 13 प्रकार की अग्नियां, 5 भूताग्नियां, 7 धात्वाग्नियां और 1 जठराग्नि। उस जठराग्नि को जो हम कहते हैं, आगे आचार्य भागवत ने कहा इनके पाचकांश भी होते हैं, तो 7 पाचकांश भी जोड़ दिए, तो 13 और 7 मिला के 20 अग्नियों के बारे में हमारे यहाँ ये डिस्कशन चल रहा है कि उसको हम क्या माने, किस हार्मोन को, किस एंजाइम को अग्नि के तत्व स्वरूप में हम वर्णित करें। आजकल के बच्चों को सिमिली जरूरी है। मैंने कहा ना कि कंपैरिजन करना, कंपैरिजन का मतलब ट्रांसलेशन नहीं होता। बात कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड एज एयर, what has got the tremendous value, but it is a diffuse, very highly diversified concept. It cannot be translated with a minor particle. लेकिन तुलनात्मक दृष्टिकोण से लोगों को समझाने के लिए हम बातें करते हैं। इसी प्रकार से आम के बारे में मैंने कहा, कितनी बड़ी बात आचार्य ने कह दिया कि जठरानल दौर्बल्याद अब विपक्ष स आम संग को दे सर्व दोष प्रकोपना। बिना दोष प्रकोप के रोग नहीं होता, और ये आम सभी दोषों को प्रकोपित करता है। इसके महत्वपूर्ण 3 गुण हैं। अब आप आश्चर्य करेंगे कि तीनों दोषों को एक द्रव्य कैसे प्रकोपित कर सकता है? एक ही गुण वाला द्रव्य तीनों द्रव्यों को, तीनों दोषों को प्रकोपित कैसे कर सकता है? आप देखिए, बात के गुण क्या होते हैं। बात के जो गुण होते हैं, लघु रुचमास लघु, देखिए लघु रुच विशद खर व्यवाही, ये गुण होते हैं। और जो इसके गुण आम के गुण होते हैं विपरीत होते हैं। कौन से गुण होते हैं? गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछला, ये सारे गुण होते हैं। तो ये कैसे प्रकृत करेगा? तो आचार्य कहते हैं कि बात के प्रकोप के तमाम कारण बताए गए हैं। कौन से? व्यायाम मंगा छा जागरात बेगा नाम के विधान गति सुतः सहता दृता सतः रुक्त क्षोभ कषाय कटकोई रह प्रकोपम वायु बारिद राग में चांदे अपराण्य अपिचय, ये कारण है। लेकिन मूल कारण क्या है? किंचित धातु क्षयात कोपो मार्गस्य अवरेणवा। धातु क्षय से बात का प्रकोप होता है या मार्ग के अवरोध होने के कारण। इस आम का गुण होता है कि मार्ग में अवरोध पैदा करता है। इस चीज ऑब्स्ट्रक्टिंग चैनल्स लीडिंग टू द विशेषण ऑफ द बात दोष, इसलिए जो ये बात का प्रकोप करता है तो में अवरोध पैदा करके बात का प्रकोप करता है। पित्त का प्रकोप कैसे करता है? पित्त का स्वाभाविक रस कठिन होता है। जब ये आम पित्त के साथ मिल जाता है तो उसको अम्ली भवन कर देता है और तमाम प्रकार के अम्ल पित्त जैसे रोगों की उत्पत्ति करता है। तो ये आपका पित्त का प्रकोपित हो गया बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स क्वालिटी। तीसरा कफ। कफ का कैसे करता है? मैंने गुण बताए कि आपके गुण हैं गुरु शीत मृदु मधुर स्थिर पिछला शेषवाणाम प्रसम्याति विपरीत गुण गुणा। समान गुण होने के कारण, ड्यू टू द सिमिलर बायोमॉर्फिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये सामान्य सिद्धांत है। क्या कहा गया हमारे यहाँ? तुल्यार्थता है सामान्यम सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषस्य। By having these similar biomorphic qualities, it has got the tendency to vitiate the कब्दोष। एक ही आम तीनों दोषों को प्रवृत्त करने का गुण रखता है, अलग अलग अपने गुणों के कारण। तो ये हमें इस पर रिसर्च करना है कि वो आम है क्या,
आज का विज्ञान उसको फ्री रेडिकल मानता है। हम उससे भी आगे बढ़ के बात करते हैं। आम के बिना रोग उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि आपका अग्नि प्रशस्त है, समय से आप भोजन कर रहे हैं, समय से पाचन हो रहा है, आम की उत्पत्ति नहीं है, तो आप निरामय रहेंगे, लंबे समय तक आप जीवन जिएंगे, कोई बीमारी पैदा नहीं होगी। इसलिए जब भी आपका पेट में अफारा होता है, अपच होती है, तो हमारा सामान्य सिद्धांत है अक्ष कुक्ष भवा रोगा प्रतिशया ब्रह्मज्वरा पंचेतो पंचरात्रेण रोगा नश्यत लंघनात्। लंघन का तात्पर्य आप उपवास कर लीजिए, आपको अफारा हो रहा है, अपच हो रही है, 5 दिन 5 रात्रि आप लंघन कर लीजिए, तो आपको न तो प्रतिशया जुकाम हो रहा है। लंघनम लघु भोजनम, लंघन का तात्पर्य एकदम भोजन छोड़ना नहीं है, लघु भोजन करिए, आपको लाभ मिलेगा। तो ये सारी चीजें वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से इन कॉन्सेप्ट्स को वर्तमान परिदृश्य में उनकी शब्दावली में हम लोग बता सकते हैं। उसी प्रकार से ओज के बारे में मैंने चर्चा आपसे किया, पर ओज और अपरोज क्या है, अष्टबिंदु ओज जो बताया गया वो क्या है, इसके खत्म होने के बाद तुरंत डेथ हो जाती है वो क्या है। हमारे यहाँ मर्म के बारे में चर्चा किया गया। भीष्म पितामह आपके इंतजार करते हुए मृत्यु को इच्छा मृत्यु थी, और उनको अर्जुन जो है बड़ा विद्वान था, उसको मर्म का ज्ञान था। शरीर में 107 मर्म होते हैं, उनका स्थान नित्य है। कुछ आपका सद्य प्राणहर मर्म है, कुछ कालांतर प्राणहर मर्म है। तो उसने सद्य प्राणहर मर्मों को बचा करके अर्जुन को तीर मारा कि आपको हम जीवित रखना है तो सद्य प्राणहर मर्म पर निवार करेंगे। तो ये सारी चीजें ज्ञान था, उस मर्म के बारे में हम चिकित्सा कर रहे हैं। आज कुंभ मेले में, महाकुंभ में हम लोगों ने अपना वो लगाया, और आचार्य त्रिपाठी जी ने हमारे एक वैद्य को सम्मानित भी किया, उसने मर्म चिकित्सा पे काम किया। जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर है, ये हमारी मर्म चिकित्सा से निकले हुए भेद हैं। आपको दर्द हो रहा है तो हमको पता है कि आपका तल प्रदेश, हाथ और पैर के तलवे, ये विभिन्न प्रकार के संस्थानों के केंद्र हैं। गर्दन में तकलीफ हो रही है तो आपको यहाँ दबाना है, पैर में तकलीफ हो रही है तो हमको यहाँ दबाना है, ये सारे निश्चित स्थान है। इस मर्म चिकित्सा के आधार पर हम चिकित्सा कर सकते हैं। इस पर शोध चल रहा है, आप हम वर्क कर रहे हैं। आवरण एक चिकित्सा ऐसी है कि आवरण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, इससे लोगों की चिकित्सा में बहुत सहूलियत मिलती है। निदान पंचक, निदानम पूर्व रूपाणी रूपानुपसता संप्राप्त शेद विज्ञानम रोगाणाम पचदा शतम। निदान, संप्राप्ति, पूर्व रूप, रूप उपसय, संप्राप्ति, ये 6 क्रियाकाल होते हैं। ये क्रियाकाल आज के परिप्रेक्ष्य में समय के पूर्व व्याधि का निदान करने के लिए हमारे यहाँ बताए गए हैं कि संचयम च प्रकोपम प्रसरम स्थान संश्रयम व्यक्तिम भेदम चयो व्यक्ति दोषानाम समवेद वसक। कोई रोग तत्काल उत्पन्न नहीं हो जाता, पहले रोग का दोष का संचय होता है, उसका प्रकोप होता है, उसके बाद शरीर में प्रसर होता है, फिर एक जगह पर स्थान संश्रय होता है, फिर व्यक्ति अवस्था आती है, उसके बाद भेद अवस्था आती है। लाभ क्या है? यदि संचय अवस्था में ज्ञान हो जाए हमको तो संचय अपहृता दोषा लभंते नोत्तरागति। तो संचय अवस्था में ही आपने चिकित्सा कर दिया तो उत्तर गति को प्राप्त नहीं होगा और रोगी को लाभ हो जाएगा। उसी प्रकार से कैसे जानेंगे? क्षयो वृद्धि स्वधामने व स्तब्ध पूर्ण कोशता। क्षय का तात्पर्य, संचय का तात्पर्य होता है कि दोष का अपने स्थान में ही वृद्धि होना। स्थान क्या है? बात का स्थान क्या है? पक्वाशय कटी शक्ति श्रोता से नियम स्थानम बात तत्तापि पक्वाधानम विशेषता। पित्त का क्या है? ना विरामा से सोजो लसीकार दृक स्पर्शनम से पित्त से ना विरत विशेषता। कप का क्या है? उड़े कंठ सलय क्रोम परबांडामा से और मेदो घ्राणम से जिब्या चक्र सुतरामुरा। इन स्थानों में आपको यदि पीड़ा या वेदना पैराम हो, समझ लो कि दोष का संचय हो रहा है, तो आप उसके हिसाब से चिकित्सा कर दें। मैंने आपको कहा कि हमने कहा अक्ष कुक्ष भवा रोगा प्रतिशया ब्रजरा पंचित उपंचरा से रोगा नश्यत लंघनात्। आपको मालूम होगा कि नाभि में आपको परेशानी हो रही है, आपका पेट में परेशानी हो रही है, आपकी पक्वाशय में, तो आप तुरंत जो है भोजन छोड़ दीजिए, हल्का भोजन लीजिए, तो आपको आराम मिल जाएगा, दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजें बहुत आवश्यक हैं। क्रियाकाल इज सपोज टू बी दी वंडरफुल कंट्रीब्यूशन ऑफ द सुसुप्त टू टीच द डिसीज इन द प्रिमिटिव स्टेज। अगर हमको पता चल गया कि मूत्रे में धावंती पिपीलिकाश्च, मूत्र में चींटियां लग रही हैं, तो हमने कहा इसको मधुमेह हो सकता है, जिसको आज मैं
पेशेंट की स्टडी किया और 6 महीने से 11 महीने के अंदर 70% उनको डायबिटीज नहीं थी, केवल मूत्र में चींटियां लग रही थी। तो मित्रों, इनका प्रयोग करके हम संचयावस्था में रोग का चिकित्सा प्रारंभ कर देते हैं तो रोग जल्दी ही ठीक हो जाता है। ये आयुर्वेद की विलक्षणता है। नेक्स्ट प्लीज। टूल्स ऑफ द रिसर्च। हमारे यहाँ परीक्षा के त्रिविध परीक्षा दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही है। आज इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, स्टेथो लेके परीक्षा करते हैं, सब करते हैं। ये नई चीज नहीं है। हम श्रवण परीक्षा जो करते हैं, चाहे स्टेथो से सुन लीजिए, चाहे केवल नेकेड ईयर से सुन लीजिए, और चाहे उसको आप अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे अल्ट्रासोनो ईयर से उसको देख लीजिए। हमारे महर्षियों के दिव्य चक्षु थे। पुराने समय में हमारी माता जी 90 साल की अवस्था में सुई में धागा डाल देती थी। हम लोगों को चश्मा लगाना पड़ता है और लाइट 2 जलानी पड़ती है तब डाल पाते हैं। तो उनके जो ज्ञान चक्षु थे, उनकी जो सीमा थी वो अधिक थी। और जो इंस्ट्रूमेंट्स आपके आ रहे हैं उसमें एड देने के लिए है परीक्षा थी। तो हमको त्रिविध परीक्षा दर्शन देख करके, स्पर्शन और प्रश्न, तीसरी परीक्षा चतुर्विध परीक्षा, साथ में प्रश्न परीक्षा जोड़ दिया। पंचेंद्रिय परीक्षा, षड्विध परीक्षा, पंचेंद्रिय प्रश्न निचेती, पंचेंद्रिय परीक्षा और प्रश्न परीक्षा, हिस्ट्री लेना। उसके बाद आता है अष्टांग परीक्षा, नाड़ी मूत्रम मलम जिव्याम शब्द स्पर्श दृगाकृति। नाड़ी, मूत्र, मल, जिव्या, शब्द, स्पर्श, दृक और आकृति। योग रत्नाकर बताता है। यही नहीं, आगे जाके आचार्य चरक जो 10वीं परीक्षा बताते हैं, जिससे हम रोग और रोगी का सर्वांगीण परीक्षा करके हम प्रस्तुतिकरण करते हैं। तत्र प्रकृतस्य विकृतस्य सारतस्य संगणतस्य सत्वतस्य सात्वतस्य वयश्चेति। After going through the 10वीं परीक्षा, we can finally conclude the temperament and constitution of the individual, and treatment can be given according to the disease concerned. So this is supposed to be the beauty of Ayurveda. Our science was fully developed. भारतीय ज्ञान परंपरा में उत्कृष्ट ज्ञान की ये विधा थी, लेकिन वर्तमान ज्ञान को, बार बार मैं कह रहा हूं, वर्तमान ज्ञान को लोकप्रियता के दृष्टिगत विश्व के पटल पर स्थापित करने के लिए उनके प्रचलित मापदंडों पर उनकी भाषा में समझाने का प्रयास करना होगा। यही आज की जरूरत है। Ultimately, we can finalize the priority of the therapeutic shifted from the communicable diseases to NCDs, non-communicable diseases. आज हम जो है संक्रामक रोगों से हट करके हमारा ध्यान डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, अर्थराइटिस, तमाम बीमारियां हैं जो कि जीवन शैली जन्य रोग हैं। इन जीवन शैली जन्य रोगों की तरफ आकर्षित हो रहा है, जिसमें आयुर्वेद का बहुत मौलिक योगदान है। आयुर्वेद हैज ट्रिमेंडस पोटेंशियल इन फील्ड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इज डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेद इज अनपैरेलल्ड। आयुर्वेद में दिनचर्या, रातचर्या, ऋतचर्या, सद्वृत्त, आचार रसायन, धारणी अधारणी वेग के माध्यम से जो वर्णन किया गया है वो आपका प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए एक बून है, एक अतुल्य योगदान है। देयर इज अ वास्ट स्कोप ऑफ आयुर्वेद इन जीरेट्रिक हेल्थ केयर। वृद्धावस्था के रोगों में आयुर्वेद का उपयोग, पीडियाट्रिक केयर बच्चों के लिए, रूरल हेल्थ केयर गांव में रहने वाले लोगों के अनुबल में उपलब्ध औषधियों का प्रयोग करके, ईव हेल्थ केयर स्त्रियों के रोगों के लिए आयुर्वेद की चिकित्सा का महत्वपूर्ण योगदान है। Two Ayurvedic principles are well established after thorough research and investigations, but they need to be verified on the current scientific parameters to convince the global community. हमारे सिद्धांत चतुर्विध प्रमाणों के आधार पर पूर्णतः सिद्ध हैं, टाइम टेस्टेड हैं, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में उनको कन्विंस करने के लिए उनकी भाषा में हमको समझाने की जरूरत है। Hence, Ayurveda has got the vast scope of research both in literary and clinical aspects.